भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? ये प्रश्न अभी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 15वें उपराष्ट्रपति बन गए भारत के, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर हम डिटेल्स कवर करें तो देख लेते हैं एक बार। सीपी राधाकृष्णन की हम बात करें तो ये 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इनसे पहले जो है हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे जगदीप धनखड़। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम। एंड सीपी राधाकृष्णन जो है ये वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो ये जो है महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, याद रखिएगा। एंड इस तरह के प्रश्न देखो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि जब रामनाथ कोविंद जी जो है ना वो प्रेसिडेंट बने थे ना, तो एग्जाम में पूछा जाता था कि रामनाथ कोविंद जी जो है वह राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तब जो है वो बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, तो याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने शपथ ग्रहण किया है 12 सितंबर 2025 को। एंड वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे देश के होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति। एंड अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, याद रखिएगा। एंड राधाकृष्णन जो है इनको 452 वोट टोटल मिले हैं, जिनसे जो है इनको जीत हासिल हुई है। एंड इनके विपक्ष में जो उम्मीदवार थे वो थे बी सुदर्शन रेड्डी, इनको 300 वोट मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड हम 5 सितंबर को हर साल जो है क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह पोर्टल जो है लॉन्च किया है संस्कृति मंत्रालय ने। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड करंट में हमारे संस्कृति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये भी याद रखिएगा। एंड बात करें हम ज्ञान भारतम पोर्टल की, तो यह पोर्टल जो है देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत, संरक्षित और आम जनता की पहुंच में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। एंड यह पहल जो है भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने और वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो याद रखना है आपको ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय द्वारा। एंड मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा प्रश्न है भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन में आयोजित महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो देखो अभी महिलाओं का हॉकी एशिया कप 2025 जो है चीन में आयोजित हुआ है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय महिला जो हॉकी टीम है उसने कौन सा मेडल जीता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, रजत पदक। यानी फाइनल में जो है भारतीय टीम हारी है। एंड यहाँ पे स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं विजेता है चीन। एंड चीन का यह तीसरा खिताब रहा है। फाइनल में भारत को इन्होंने हरा दिया है। एंड कांस्य पदक यानी जो ब्रॉन्ज मेडल होता है वो जापान ने जीता है। एंड चीन में कहाँ पर आयोजित हुआ ये हॉकी महिला एशिया कप 2025? तो हांगजो शहर है एक, वहीं पर आयोजित हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट है दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है इस बार। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो करेक्ट है हमारा बी, सेंट्रल जोन, याद रखिएगा। एंड फाइनल में सेंट्रल जोन ने हराया है किसे? साउथ जोन को। एंड यह सेंट्रल जोन का 7वां खिताब है। एंड दिलीप ट्रॉफी के हम संस्करण की बात करें तो 62वां संस्करण है ये। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे सारांश जैन, जो कि सेंट्रल जोन के लिए खेल रहे थे। एंड इस दिलीप ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है? तो रजत पाटीदार ने बनाया है 382 रन। ये रजत पाटीदार वही है जो आरसीबी इस बार जो है आपको पता है ना आईपीएल का खिताब जीती है, तो उस समय कैप्टन कौन है आरसीबी के? अभी रजत पाटीदार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। एंड यहीं पे अगर मैं आपकी बात करूं दिलीप ट्रॉफी देखो क्रिकेट से रिलेटेड है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो रणजी ट्रॉफी है वह किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से ही संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी जो भी क्रिकेट से रिलेटेड है। एक एसेस सीरीज होती है ना, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि एसेस सीरीज जो है किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर एसेस सीरीज में कौन कौन सी टीम खेलती है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। फिर एक हमारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, ये हमारे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, आप सबने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है अगस्त 2025 में WHO ने किसे कैंसरकारी घोषित किया है? तो ये कौन सी बीमारी है? तो यह है हेपेटाइटिस डी, जिसे जो है WHO ने कैंसरकारी घोषित कर दिया है, याद रखिएगा। यह लीवर कैंसर का कारण बन सकता है, हेपेटाइटिस डी की बात हो रही है। एंड हेपेटाइटिस डी केवल उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस बी हो। संक्रमित रक्त, असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित इंजेक्शन या फिर मां से बच्चे में जन्म के समय यह बीमारी जो है फैलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेंगे थोड़ा सा WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन।
ये जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में, यानी 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में जो है WHO का हेडक्वार्टर है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एंड 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल को ही हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया है। इस मालगाड़ी का नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो यह है रुद्रास्त्र। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एंड कहाँ से कहाँ तक ये जो है चलाया गया है, कहाँ परीक्षण जो है कहाँ से कहाँ तक हुई है? तो ये देखो, यह ट्रायल जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा के बीच में किया गया है। याद रखिएगा। एंड ये जो रुद्रास्त्र है ना, जो सबसे लंबी मालगाड़ी, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर। तो याद रखना है, रुद्रास्त्र जो है सबसे लंबी मालगाड़ी है एशिया की, भारतीय रेलवे के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है, भारत को 2026 में आयोजित होने वाले 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विशिष्ट अतिथि देश के रूप में किस देश ने आमंत्रित किया है? तो यह जो है आमंत्रित किया है कोलंबिया ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भारत को जो है कोलंबिया द्वारा आयोजित किए जाने वाले 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि देश के रूप में चुना गया है। यह पुस्तक मेला दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित साहित्यिक आयोजनों में से एक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन यानी MMG किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो यहाँ पे पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन की बात हो रही है। कंपनी पूछा जा रहा है आपसे, किस कंपनी ने इसे बनाया है? तो इसको बनाया है किसने? ऑप्शन डी, लोकेश मशीन लिमिटेड। याद रखिएगा, लोकेश मशीन लिमिटेड द्वारा जो है यह भारतीय कंपनी है। एंड यहीं पे अगर हम बात करें तो यह देश की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन को सफलतापूर्वक इसने विकसित किया है, पता होना चाहिए। यह मीडियम मशीन गन जो है पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित की गई है, जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। आगे है, 2025 में होने वाला 25वां संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो देखो, समिट से रिलेटेड प्रश्न जो है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बनता है। ब्रिक्स समिट हो गया आपका, SCO समिट हो गया, G20, G7, ये कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं? क्वाड की है। तो ये सारे सम्मेलन पूछे जाते हैं एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा। तो 25वां SCO समिट जो है ये आयोजित होने वाला है कहाँ पर? तो ये होगा आपके चीन में, चीन के तियाजिन शहर में। याद रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 25वां SCO शिखर सम्मेलन जो है वर्ष 2025 में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियाजिन शहर में आयोजित हुआ है। एंड यहाँ पे बात करें तो ये 25वां संस्करण है। 2024 का SCO सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था? कजाकिस्तान के अस्ताना में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी पुराना करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है आजकल, तो आपको याद रखना है। SCO का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है सदस्य देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, यहाँ पर SCO के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो SCO की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। इसमें 5 सदस्य देश थे स्टार्टिंग में। वर्ष 2001 में जो है इसका नाम संघाई सहयोग संगठन रखा गया, जब उज्बेकिस्तान जो है 6वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, ठीक है। एंड बात करें हम 2017 में भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण सदस्यता प्राप्त की थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि SCO में जो है भारत किस वर्ष शामिल हुआ था? तो भारत कब शामिल हुआ? यहाँ पे देखो, भारत और पाकिस्तान दोनों जो है वर्ष 2017 में इसके सदस्य बने थे, 7वें और 8वें। पहले स्टार्टिंग में 5 थे, छठा बना उज्बेकिस्तान, 7वां भारत बना और 8वां कौन बना? पाकिस्तान। 2023 में इसे में एक और जो है नया देश जोड़ा हुआ है, ईरान। याद रखिएगा, 9वां सदस्य। और हाल ही में जो है 10वां सदस्य SCO का बना है बेलारूस। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में और वर्तमान में प्रमुख कौन है? झांग मिंग, ठीक है। आगे देखो, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बना है? तो ये है यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो, डिटेल्स में एक और चीज़ कवर किया गया है कि यूनिवर्सल बैंक बनने का जो है अर्थ क्या है, इसे हम क्या समझते हैं। यह बैंक अब जो है सभी तरह की बैंकिंग सेवाएं देश भर में दे सकता है, जैसे कि कोई कमर्शियल बैंक देता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
आगे बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में एक मोटर गाड़ी फाइनेंस करने वाली कंपनी के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 2017 में जो है इसने यह जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक बना। एमडी एंड सीईओ है संजय अग्रवाल, मुख्यालय है जयपुर में एंड टैगलाइन है इसका बदलाव हमसे है। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सिक्किम के द्वारा ये किया गया है। नारी अदालत जो है भारत सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत शुरू की गई एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक वैकल्पिक मंच प्रदान करना। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड ये जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री जो है प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने यह इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत। चलो आगे देखते हैं, किस दो देशों ने दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखो, दो ऐसे देश हैं जिनमें जो है लगभग 10 सालों से संघर्ष हो रहे हैं एंड इसको समाप्त करने के लिए इन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यानी डील की है इन्होंने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं यहाँ पे कौन से देश हैं वो। तो यहाँ पर वो देश है अजरबैजान और आर्मेनिया। देखो, इनमें जो है ना काफ़ी समय से लड़ाई चल रही थी। ठीक है, दोनों देशों में। अब जो इन्होंने संघर्ष को समाप्त कर दिया है, हस्ताक्षर भी कर दिए हैं कि अब जो है आगे से हम एक दूसरे से कम लड़ाई करें, एक दूसरे पे अटैक करना जो है अब इन्होंने बंद कर दिया है। तो दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान ने एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। आर्मेनिया की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। मई 2025 में भारत का पहला पूरा सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बना है? 100% सौर ऊर्जा संचालित जिला पूछा जा रहा है आपसे। तो ये है यहाँ पे ऑप्शन ए, दीव। ठीक है, दमन एंड दीव आपने सुना है ना, जो इंडियन टेरिटरी है। तो यह दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है दीव। ठीक है, इसने 11.88 मेगावाट की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल की है, जिससे यह दिन के समय की अपनी पूरी बिजली की मांग जो है सौर ऊर्जा से पूरा करने लगा है। तो दीव जो है भारत का पहला पूरा सौर ऊर्जा संचालित जिला बना है, याद रखिएगा। हाल ही में किस शहर को आधिकारिक तौर पर तेंदुए की राजधानी घोषित किया गया है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस शहर को जो है आधिकारिक तौर पे यानी ऑफिशियली तेंदुए की राजधानी घोषित कर दिया गया है? तो ये है बेंगलुरु। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। एक सर्वेक्षण के बाद बेंगलुरु को आधिकारिक तौर पर भारत की तेंदुए की राजधानी घोषित किया गया है। यह घोषणा जो है होलेमटी नेचर फाउंडेशन द्वारा किए गए एक कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण के बाद की गई है। ठीक है, इस सर्वेक्षण में बेंगलुरु के आसपास के वन क्षेत्रों में तेंदुए की संख्या जो है 80 से 85 होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि मुंबई में टोटल 54 तेंदुए हैं, उसकी आबादी से काफ़ी ज़्यादा अधिक है ना। मुंबई में 54 के आसपास है और बेंगलुरु में कितने हो गए? 80 से लगभग 85। तो इसलिए जो इसको तेंदुए की राजधानी घोषित किया गया ऑफिशियली। जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव हैं ये, याद रखिएगा। एंड भूपेंद्र यादव जो हमारे एनवायरनमेंट के मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो बात हो रही है, यह एक बहुउद्देशीय गठबंधन है जिसे भारत सरकार ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लॉन्च किया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी जो बिल्लियों की प्रजाति होती है ना, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। प्यूमा कंपनी आप देखते हो ना, ये प्यूमा एक जानवर है। ठीक है, वहाँ बल्ला भी होता है लोगों में। अप्रैल 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? तो यह है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? ओडिशा में है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओडिशा में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। तो अब टोटल जो है भारत में कितने नेशनल पार्क हो गए? 107, याद रखना। एंड भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो वो था उत्तराखंड का कौन सा? हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। इसे 1936 में स्थापित किया गया था। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए युद्धपोत हिमगिरी का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है?
तो हिमगिरी जो है एक युद्धपोत है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है इसका निर्माण हुआ है, तो यह है प्रोजेक्ट 17, ये याद रखना। एंड ये जो है तीसरा युद्धपोत है प्रोजेक्ट 17A के तहत। इससे पहले 2 और युद्धपोत जो है 17A के तहत रेडी हो चुके हैं, जो कि लॉन्च भी किया जा चुका है। तो इससे पहले जो है INS नीलगिरी और जो है INS उदयगिरी, इन दोनों को प्रोजेक्ट 17A के तहत ही लॉन्च किया जा चुका है। एंड हिमगिरी जो है तीसरा युद्धपोत है जो प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया जा रहा है। यह परियोजना भारतीय नौसेना के लिए गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक श्रृंखला बनाने के लिए शुरू की गई है, प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, आगे देखो। मई 2025 में R कौशिक द्वारा लिखित द राइज ऑफ द हिटमैन यह पुस्तक है। तो पूछा जा रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर के प्रेरणादायक जीवन यात्रा पे जो है बुक आधारित है। तो यह आपको नाम से ही पता चल रहा है, द राइज ऑफ द हिटमैन। हिटमैन शर्मा हमारे आप सबको पता है, रोहित शर्मा जी की बात हो रही है यहाँ पे, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एंड लेखक का नाम याद रखिएगा R कौशिक, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड आप सबको ये भी पता है कि रोहित शर्मा जो है इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय T20 जो है भारत ने जीता था इस बार, सबको पता है 2024 वाला। एंड हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है। तो दोनों समय जो है भारत की कप्तानी कौन कर रहे थे, हमारे रोहित शर्मा जी ही थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश की पहली 100% कागज रहित और सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा कौन सी बनी है, तो यह है दिल्ली विधानसभा, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। एंड दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता जी है, पता होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा यहाँ पर देख सकते हो डिटेल ने भारत सरकार की नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी NEVA परियोजना के तहत इस उपलब्धि को हासिल किया है। इस पहल के तहत विधायकों को सदन में टैबलेट दिए गए हैं जिन पर वो डिजिटल रूप से कार्यवाही से संबंधित सभी दस्तावेज देख सकते हैं, याद रखिएगा। आगे जून 2025 में मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य का नया नाम क्या रखा गया है। तो मध्य प्रदेश में देखो एक वन्य जीव अभयारण्य था जिसका नाम है पंचमढ़ी, उसका नया नाम क्या रखा गया वो पूछा जा रहा है। तो अब इसका नया नाम क्या हो गया है, ऑप्शन B राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह नामकरण जो है 19वीं सदी के आदिवासी नेता राजा भभूत सिंह के सम्मान में किया गया है जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस निर्णय के माध्यम से जो है मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी नायकों की विरासत को सम्मानित करने का प्रयास किया है। तो जो पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य था अब उसको हम किस नाम से जानेंगे, राजा भभूत सिंह अभयारण्य के नाम से, याद रखने। चलो आगे देखते हैं। जून 2025 में किस राज्य में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार देखा गया। यानी ये पक्षी जो है थाईलैंड से उड़ के आया, एक बार आप सोच के देखो। एंड कहाँ पे पहली बार दिखा है ये दिखा है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन B हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो थाईलैंड की एक राष्ट्रीय पक्षी है सियामी फायरबैक। यह पहली बार भारत के उत्तराखंड के रानी खेत के जंगलों में देखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो आगे देखते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि थाईलैंड की राष्ट्रीय पक्षी क्या है ना, तो आपको बताना है सियामी फायरबैक। आगे देखो, इस वर्ष जून 2025 में भारत ने घरेलू क्षमता बढ़ाने तथा दुर्लभ मृदा संसाधनों के संरक्षण हेतु किस देश को इन संसाधनों का निर्यात रोक दिया है। तो किस देश के साथ हमने रोक दिया है, ऑप्शन C जापान के साथ। ठीक है, भारत ने घरेलू क्षमता को बढ़ाने और दुर्लभ मृदा संसाधनों के संरक्षण के लिए जापान को इन संसाधनों का निर्यात रोक दिया है। यह निर्णय भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के रणनीतिक खनिजों के भंडार को सुरक्षित करना है ताकि उनका उपयोग जो है देश के भीतर ही किया जा सके, यानी जो है हम इसको निर्यात नहीं करेंगे। आगे देखो, हाल ही में भारत सरकार की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल कहाँ पे शुरू की गई है। तो आपने सुना होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अभी जो है एक नया लॉन्च हुआ है वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट। ये शुरू हुआ है तमिलनाडु के तुतीकोरिन हवाई अड्डा पे, ऑप्शन A हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। तो देखो 7 महाद्वीप है एंड सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां जो है, जैसे कि हमारा पता ही आपको एशिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की भी है। तो ये पहली महिला कौन बन गई है जिन्होंने सभी महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटियों को इन्होंने चढ़ाई की है। तो इनका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन B काम्या कार्तिकेयन, याद रखिएगा काम्या
कार्तिकेयन जो है इनका नाम है, मुंबई की रहने वाली है। 17 वर्षीय काम्या ने दिसंबर 2024 में अंटार्कटिका के माउंट विंसन चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके यह रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही जो है यह 7 समिट्स को पूरा करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, काम्या कार्तिकेयन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये आपके एग्जाम के लिए। फिर टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरे करने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये जो है जसप्रीत बुमराह जी हैं, बुम बुम बुमराह, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड इन्होंने, आप देख सकते हो, ट्रेविस हेड को इन्होंने आउट किया था, तभी इन्होंने जो है 200 विकेट अपने कंप्लीट किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटाइप लॉन्च किया है? तो दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन कहाँ पर चलेगी? चीन में, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये सब बात जो है ना, हाई स्पीड ट्रेनें चीन की बस की बात है बस। ठीक है, यह प्रोटोटाइप परीक्षण के दौरान 450 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच गया। सोचो, 450 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे यह दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। चलो आगे देखते हैं। किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? तो यह कौन सा शहर है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम जो है, यह दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए इन्होंने क्या शुरू किया है? जलवायु मिशन, क्लाइमेट मिशन। ठीक है, यह पहल जो है केरल राज्य विद्युत बोर्ड और केरल सरकार के ऊर्जा प्रबंधन केंद्र द्वारा चलाई जा रही है। तो आगे है हमारा प्रश्न, 78वां संतोष ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो अभी हमने दिलीप ट्रॉफी के बारे में डिस्कस किया था, अब हम बात करेंगे यहाँ पे 78वां संतोष ट्रॉफी। तो यह जीत लिया किसने? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, एंड पश्चिम बंगाल ने फाइनल में किसे हराया? केरल को। ये प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे संतोष ट्रॉफी पूछेगा ना तो विजेता कभी कभी पूछ लेता है किसने खिताब जीता है, एंड किसको हरा कर जीता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो केरल को हराया है, एंड यह रिकॉर्ड 33वीं बार जो है यह ट्रॉफी जो है किसने? पश्चिम बंगाल ने अपने नाम किया, यानी संतोष ट्रॉफी जो है 33 बार जो है पश्चिम बंगाल जीत चुकी है। किस मंत्रालय ने वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो यह है गृह मंत्रालय, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था ये वायनाड में जो भूस्खलन हुआ था। यहाँ पर देख सकते हो, गृह मंत्रालय ने केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है। चलो मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कि राहुल गांधी जो है ना वो कहाँ से अभी सांसद है? ठीक है, राहुल गांधी, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि किस शहर से या फिर किस स्थान से जो है राहुल गांधी अभी वर्तमान में सांसद हैं। आगे देखिए, भारत किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा? तो देखो, अंटार्कटिका में जो है हमारा एक अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है मैत्री। तो अब बात की जा रही है यहाँ पे कि मैत्री 2 जो है हम कब स्थापित करेंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2029 तक, याद रखिएगा। वर्तमान मैत्री स्टेशन जो है इसे हमने कब स्थापित किया था अंटार्कटिका में? 1989 में, जो कि अब पुराना हो चुका है। नया और उन्नत जो है मैत्री 2 स्टेशन भारत की अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाएगा और जलवायु परिवर्तन, हिमनद विज्ञान और जैव विविधता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अत्याधुनिक अध्ययन करने में यह मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो ये जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्राबोवो सुबियांटो, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 2025 के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांटो गणतंत्र दिवस समारोह के आधिकारिक मुख्य अतिथि थे। इस बार का जो है थीम क्या था गणतंत्र दिवस का? वो था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अच्छा, सबसे पहले मुख्य अतिथि कौन थे भारत के गणतंत्र दिवस के? तो ये भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे, इनका नाम था सुकर्नो। 1950 की बात कर रहा हूँ, यानी 1950 में पहली बार भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही थे सुकर्नो जी। एंड अभी जो है 76वें गणतंत्र दिवस पर ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को ही हमने बुलाया था, प्राबोवो सुबियांटो को। चलो आगे देखते हैं। डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का नाम क्या है? तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? हिम कवच, याद रखो, डीआरडीओ ने इसे लॉन्च किया है भारतीय सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म जिसका नाम है हिम कवच। यह यूनिफॉर्म विशेष रूप से उन सैनिकों के लिए डिजाइन की गई है जो हिमालय के बर्फीली ऊंचाइयों
और सियाचिन जैसे अत्यधिक ठंडे इलाकों में तैनात होते हैं। ठीक है, हिम कवच का जो है मॉड्यूलर और मल्टी लेयर प्रणाली है इसका, जो सैनिकों को -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक के कठोर तापमान में भी सुरक्षित रख सकता है। तो ये DRDO की तरफ काफ़ी अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि देखो ठंडियों के कारण जो है ना हमारे कुछ सैनिक कभी कभी शहीद हो जाते थे। इतनी ज़्यादा ठंड होती है, -20 डिग्री, आप सोचो एक बार, -60 डिग्री, कितनी ज़्यादा ठंड होती होगी सियाचिन जैसे जगहों पे। आगे देखो, 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? यहाँ पर देख सकते हो, जगह का नाम है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है। इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी भारत ने की थी, याद रखिएगा। यह टूर्नामेंट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। यहाँ पर टोटल 20 देशों की पुरुष टीमों ने पार्टिसिपेट किया था एंड 19 देशों की महिला टीमों ने भाग लिया था। जनवरी 2025 में जारी टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो देखो, एक टॉम का जो है ट्रैफिक इंडेक्स आता है, इससे पता चलता है कि किस शहर में जो है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो इसके अनुसार आप देख लो सबसे भीड़ भाड़ वाला जो है शहर कौन सा है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कोलकाता। तो जनवरी 2025 में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कोलकाता भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। इस रिपोर्ट में कोलकाता ने बेंगलुरु को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया, यानी भारत में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ कहाँ होता है? कोलकाता में। चलो अब आगे देखते हैं, कौन सा राज्य या फिर यूटी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? तो यह है आपका ऑप्शन ये, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसको लागू करने वाला 34वां राज्य या फिर यूटी बन गया है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य जो है ओडिशा के लोगों, विशेषकर गरीब और वंचित परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए, एक बात समझ नहीं आई, अच्छा हाँ, यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत टिक है। ठीक है ना, राइट आंसर वाला ए नहीं, यहाँ पर सी होगा। ठीक है, ओडिशा सरकार जो है 34वां राज्य बना है, ये आपको पता होना चाहिए। ओडिशा सरकार ने आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने की घोषणा की है, जिससे इस योजना को अपनाने वाला ये भारत का 34वां राज्य बन गया है। इस पहल का उद्देश्य जो है ओडिशा के लोगों को, विशेषकर गरीब और वंचित परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान किया जाएगा इसके तहत। एंड अब जो है अब राज्य के लगभग 1 करोड़ के आसपास परिवार जो है इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ओडिशा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको पता चल रहा है नाम से ही, कोलकाता पुस्तक मेला है तो कोलकाता में ही आयोजित होगा। 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जो है कोलकाता में आयोजित होगा, याद रखिएगा। एंड ये आयोजन जो है मतलब ये पुराना करेंट अफेयर्स तो हो चुका है, 28 जनवरी से 9 फरवरी 2025 तक ये चला है। इस मेले का जो थीम कंट्री है ना वो याद रखिएगा, जर्मनी है। ये पूछा जाता है कि थीम कंट्री कौन सी थी इस बार की अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला की, तो जर्मनी है। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की है? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप को जो है विकसित किसने किया है? तो यह किया है ऑप्शन डी, टाटा स्टील ने। ठीक है, टाटा स्टील ने 100% गैसीय हाइड्रोजन के परिवहन के लिए विशेष रूप से एक डिजाइन किया गया एक पाइप विकसित किया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है सुनीता विलियम्स, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थी जब वे वापस आई थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये भारतीय मूल की है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 62 घंटे और 6 मिनट का कुल स्पेस वॉक समय दर्ज किया है, जो किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे अधिक है। यह उपलब्धि उन्होंने अपनी 9वीं स्पेस वॉक के दौरान हासिल की, जब वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर थी। सुनीता विलियम्स का नाम जरूर याद रखिएगा। किस भारतीय अमेरिकी गायिका ने उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो यह भारतीय अमेरिका गायिका और उद्यमी हैं। इनकी एक एल्बम है त्रिवेणी, इसके लिए इनको जो है 67वां ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो इनका नाम है ऑप्शन डी, चंद्रिका टंडन, याद रखिएगा।
त्रिवेणी एल्बम है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस तरह के जो पहले और प्रथम वाले होते हैं ना प्रश्न, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। तो पहली AI विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगी? एंड AI अभी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज में भी है, तो याद रखिएगा ये बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये यहाँ पर देख सकते हो, उत्तर प्रदेश की टीम ने जो है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में जो पुरुष कबड्डी हुई है वहाँ पे स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। एंड इन्होंने फाइनल में किसको हराया? चंडीगढ़ को। तो ये उत्तर प्रदेश का जो है स्पेशल करंट अफेयर्स हो गया ये। आगे देखो, फूड डिलीवरी कंपनी जो है जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? तो ये आप सब देखते आ रहे हैं, इसका नाम हो गया इटर्नल। याद रखिए इटर्नल लिमिटेड, ऑप्शन भी करेक्ट है। जोमेटो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय रेस्टोरेंट एग्रीगेटर जो है और फूड डिलीवरी कंपनी है। इसकी शुरुआत 2008 में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा ने फूडी बे नाम से की थी, जिसे 2010 में बदलकर जोमेटो कर दिया गया और अब जो इसका नाम फिर से बदला गया है, इटर्नल लिमिटेड कर दिया है जोमेटो का नाम। रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% FDI का लाभ लेने वाली कंपनी साब जो है किस देश की है? तो यह जो है कहाँ की है? देख सकते हो आप, ऑप्शन डी स्वीडन की। तो रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ लेने वाली कंपनी साब स्वीडन देश की है, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कहाँ पर, किस स्थान पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के एम्स में भारत का पहला स्वदेशी संचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम क्या है? सृजनम। आगे, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत के लिम्फेटिक फाइलेराइसिस मुक्त होने का लक्ष्य बताया है? तो लिम्फेटिक फाइलेराइसिस जो है उससे हम कब तक मुक्त हो जाएंगे? भारत सरकार ने किस वर्ष तक जो है लक्ष्य रखा है? तो ये रखा गया है 2027 तक, यानी लिम्फेटिक जो है फाइलेराइसिस मुक्त हम कब बन जाएंगे? 2027 में। एंड विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये लक्ष्य जो है 2030 का है। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से है उसने 2030 लक्ष्य रखा है इससे मुक्त होने का, और भारत सरकार ने कब तक रखा है? 2027 तक ही, यानी 3 साल पहले का हमारा लक्ष्य, ठीक है। भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है, यहाँ पर देख सकते हो, सुहेली अख्तर। भ्रष्टाचार के आरोपी में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बांग्लादेश की सुहेली अख्तर बन गई हैं, ये आपको याद रखना है। ये इनके बारे में एक खबर आई थी कि उन्होंने फरवरी 2025 में 2023 महिला T20 विश्व कप के दौरान मैच फिक्सिंग का प्रयोग करने का आरोप में इनको जो है ICC द्वारा 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था। चलो आगे देखते हैं, ब्लूमबर्ग की 2025 एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो सबसे धनी परिवार कौन है? ये है आपके अंबानी परिवार, सबको पता है। चलो आगे देखते हैं, 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार जो है, यहाँ पे बाफ्टा की बात हो रही है, जो बाफ्टा अवार्ड्स होते हैं ना, 78 बाफ्टा अवार्ड्स में आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता था? तो ये है कॉन्क्लेव, ठीक है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार यानी बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कॉन्क्लेव ने जीता था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा एक्सपायर हो चुकी दवाओं को संग्रह और निपाटन पर पहली परियोजना की शुरुआत की गई है? तो यह किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह राज्य है हमारा केरल, ठीक है। अरे फिर से यहाँ पे गलत हो गया, देखो यहाँ पे ऑप्शन सी महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं के संग्रह और सुरक्षित निपाटन के लिए एक अनूठी परियोजना की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये जो ऑप्शन आपके गलत हो गए इन सबको मैं PDF में सुधार दूंगा। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। भारत के किस शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में की गई है, तो नई दिल्ली ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा? तो पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनेगा, किस मानव निर्मित द्वीप पे? तो यहाँ पर सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए
मुंबई में बनेगा ये, ठीक है। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा जो है मुंबई के पास एक मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा। यह हवाई अड्डा मुंबई से लगभग 125 किलोमीटर दूर वधावन बंदरगाह के पास जो है विकसित किया जाएगा। एंड इसका उद्देश्य जो है मुंबई के मौजूदा हवाई अड्डों पर से दबाव कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका जो है उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मुन्नार केरल में, सॉरी, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख लो, फिर से ऑप्शन यहाँ पे गलत टिक किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, गुवाहाटी, असम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाय से आपको पता चल रहा है कि असम की बात होगी। तो चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? गुवाहाटी, असम में। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन डी। 3 प्रश्नों का जो है सही यहाँ पे टिक हुआ है, इन सबको मैं सुधार दूंगा। कौन सा हवाई अड्डा जो है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार यानी गोल्डन ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? तो ये कहाँ का हवाई अड्डा है? यह है आपका मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा, जो कि गोवा में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अब जो है ना ऑप्शन सारे गलत ही हो रहे हैं अभी लगातार, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।